हेलो माय ग्रेट फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो डिस्कशन का विषय है कि धनी लोग जो है रिच मैन कैसे चालाकियां करते हैं और आम आदमी उनके ट्रैप में फंस जाता है। अब हो सकता है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ धनी लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं धन के खिलाफ नहीं हूँ, धन तो होना चाहिए और बहुत सारा होना चाहिए, लेकिन आम आदमी को धन के ट्रैप से कैसे बचना है। पैसा कमाना है लेकिन धनी लोगों के ट्रैप से बचना है, वो भी किसी चीज़ पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, वो मैन्युपुलेट करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट अटैक करते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ को बहुत मैन्युपुलेट करके अगर उनको आपसे लड़ाई कर रही तो वो सीधा आपका कॉलर नहीं पकड़ेंगे। आपकी उनसे लड़ाई है, मनमुटाव है, या आप उनके राइवल हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब चालाकी क्या होती है कि जनरली एक छोटा आदमी जब होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो वो सोचता है यार रिच लोगों के पास बैठूंगा, कोई आइडिया इन लोगों से मिल जाएगा तो ये भी मुझे रिच बनाने का तरीका बता देंगे। अच्छा, रिच आदमी को क्या होता है कि उसके बहुत सारे काम होते हैं, तो उसे आप जैसे खाली लोगों की ज़रूरत है। बोलेगा यार आओ कभी बैठते हैं, कभी पार्टी में, आप तो आते नहीं। आपने बैठना उठना शुरू कर दिया और उसे अगर आपकी ज़रूरत है, वो बेशक आपके बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल लेवल में दोनों में डिफरेंस है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई अमीर घर से हो सकता है। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता काटने लगे, बड़ा अच्छे से बात करने लगे, बिठाने लगे, बराबर बिठाने लगे, तो 1000 में से 999 बार तो समझ लें कि कोई ना कोई खतरा आने वाला है। वो छोटा आदमी बड़े आदमी के बराबर बैठ के ये समझता है कि मैं इसके बराबर हो गया, लेकिन वो हमेशा उसको इस्तेमाल करता है। अब वो इस्तेमाल कैसे कर लेता है आपको? सबसे पहले तो वो आपको खिला के पिला के गिफ्ट दे के, तो जब भी कोई अमीर आदमी आपको बहुत सेवा करने लगे, आपको गिफ्ट देने लगे, आपको साथ प्यार से पैसे आने लगे, बोले ये तो सिंह साहब हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं और हमारे बड़ा बचपन के दोस्त हैं, अब आपने वहाँ बैठना शुरू कर दिया। अरे यार वो इतने रिच आदमी फिर भी बराबर बिठाते हैं, अपने बराबर का समझते हैं, और हम कोई फ़र्क नहीं है, बचपन जैसी दोस्ती आज भी चल रही है। थोड़े दिन वो आपको बिठाएगा, आपके लूप होल्स ढूंढ लेगा। लूप होल ढूंढने के बाद वो आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। अरे आप तो खाली हैं ही, ये वाला काम कर दो। अरे ठीक है, आप चिंता ना करो, आप रहो और मैं आपको सब व्यवस्था आपकी कर दूंगा। ये वाला प्रोजेक्ट आने वाला है, वो वाला आने वाला है। वो इनिशियल स्टेज पे आपको कुछ चारा डाल देगा। जैसे होता है ना कि मछली को फंसाने के लिए मछली को कांटे में बांध के बड़ी नदी में फेंक देते हैं। रिच लोगों का ठीक ऐसे ही। एक बार मैं बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में था, तो अचानक से क्या हुआ कि मुझे पैसे की ज़रूरत भी थी, कुछ परेशान भी था। मैं एक आदमी के यहाँ पहुँच गया, उसने कहा भाई बच्चे को पढ़ा दीजिए आप। और उसमें मैंने कहा कंडीशंस थोड़ी गड़बड़ चल रही है। बोले आप चिंता मत करो, मैं आपको गोवा में सेटल कर दूंगा, गोवा में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। उस दिन टीचर्स डे था। उसने खटका, सर के पास मोबाइल नहीं है, सर को एक मोबाइल, बहुत पुरानी बात है, तब मोबाइल की वैल्यू होती थी। सर के पास मोबाइल नहीं, सर को एक मोबाइल दो, टीचर्स डे पे गिफ्ट करो। अब मैं तो पगला गया। मैंने कहा यार कितना बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट मिल गया, उद्योगपति, अब तो ये मेरी मदद करेगा, अब तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। और मैं उसके चक्कर में वेट करता रहा, मैंने अपने काम नहीं करे, और उसके लड़के को इतना अच्छे से पढ़ाया, इतने अच्छे से पढ़ाया कि उसके 95% मार्क्स आए। बड़े, अरे सर बड़ा खुश, सर आपकी दया, आपकी कृपा। अब मैं तो एक टीचर आदमी और बिक गया मानसिक रूप से। तो ऐसे क्या है कि वो आपके इमोशंस को रीड करते हैं, उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है
कि सामने वाले को रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे ही उन्होंने इंट्यूटिव पावर से अंदाज़ा लगा लिया इस आदमी की पोजीशन ये है, अब वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। इमोशन रिच आदमी में 99% इमोशन वाली कोई बात तो होती नहीं। वो तो सिर्फ आदमी को पैसा कमाने की मशीन समझता है, या सोचता है कि मैं पैसे से इस आदमी को खरीद लूंगा। तो जैसे शेर होता है ना, तो शेर क्या करता है, शेर के सामने चाहे हिरन आए, चाहे जिराफ आए, चाहे हाथी आए, चाहे लोमड़ी आए, सबको क्या समझता है कि ये मेरा शिकार है। वो सोचता है जब मेरा मूड होगा तो कभी भी लंच कर लूंगा। ठीक उसी तरह आप उसके शिकार हैं, और मौका पड़ेगा तो वो आपको आपका नुकसान पहुंचाने में चूकेगा नहीं, कर देगा। और बाद में बोलेगा सर अरे यार ये कंडीशन हो गई, वो कंडीशन हो गई, और ये हो गया, सॉरी यार। लड़ाई भी नहीं करेगा आपसे। लड़ाई इसलिए नहीं करेगा कि लड़ाई से डरता है। वो लड़ाई से डरेगा तो उसे अपना पैसा लूज करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट अटैक करता है आपके ऊपर। उसे आपके बच्चे को कुछ भी खराब करना है आपका, तो कहते सीधा गला यूं नहीं पकड़ेगा, बल्कि प्यार से ऐसे हाथ लगाएगा, आओ भाई। ये समझ लो कि अब शेर के चंगल में शिकार फंस गया। अब ये फंसने का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अपने यहाँ अभी एक बार रिलायंस वालों ने CDMA टेक्नोलॉजी के फ़ोन लाए। तो उन्होंने वो फ़ोन फाइनेंस का ली, अपना राशन कार्ड ले आओ, आधार कार्ड जो भी था ले आओ, फ़ोन ले जाओ, धीरे धीरे किस्तों में पैसा भरो। अब अंबानी को ये अच्छी तरह स्टडी थी कि इसमें मेरा इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम वो एयरटेल या जो कंपनियां चल रही थी उनसे कंपटीशन कर नहीं सकता था, वोडाफोन से, एयरटेल से। तो उसने लोगों को एक एक फ़ोन पकड़ा के चारा डाल दिया, और उसमें कहा 3 नंबर फ्री हैं, आपस में कितनी भी बात करो। तो लोगों ने एक की बजाय दो दो ले लिए। कुछ किस्तें चली उसकी, कुछ नहीं चली। इन्फोर्समेंट ऑफिसर वसूल हुआ नहीं हुआ। एक्चुअली उसे वसूल करना ही नहीं था, जो मिल रहा है वो ठीक है। कि जैसे भूत भाग रहा होता है ना, तो उसकी लंगोटी उतार लो, उस तरह से। अब लोग समझे कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों की जबान पे जो है वो धीरू भाई का गाना, एक सोच थी एक सपना था, हर एक को आवाज दो, वो गाना टीवी पे बार बार आता था। धीरे धीरे लोग जानने लगे कि यार ये रिलायंस नाम की एक कंपनी है और ये बड़ा अच्छी कंपनी है। तो उन्होंने तो डुबोया था अपना पैसा। उन्हें तो खाली आपको चार्ट लगानी थी, किसी तरह से आपको फोन करने की आदत पड़े। अब उसमें 2 फोन फ्री होते थे साथ में, तो एक आदमी दूसरे से बात करे। तो कई बार क्या होता था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो बेचारे रात रात भर बात करते रहते थे। उसमें थोड़ा सा उन्होंने इंटरनेट का चस्का लगा दिया, तो इंटरनेट कभी चलता था कभी नहीं चलता था, लेकिन लोगों को आदत पड़ गई। तो अमीर आदमी क्या करेगा, अमीर आदमी आपकी आदत को खराब करेगा। वो आपकी आदत को रीड करेगा और देखेगा आपकी वीकनेस ये है, और उसी कमजोरी पे वो अटैक करेगा। तो इस चीज से आप बहुत बचें। इससे क्या होगा कि आपका जो व्यक्तिगत अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। अभी मेरा जानने वाला एक आदमी है, हमारे ठेकेदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो उनके पास बैठता था, और वो इस चक्कर में रहा कि यार ये बड़ी गाड़ी बड़ी कोठी। वो कहते थे यार काम दिला दूंगा, क्यों टेंशन कर रहा है, एक बार काम आया झटके में ही 10-20-30 लाख पैदा हो जाएगा, टेंशन क्यों लेना। वो बेचारा उनकी गाड़ी भी साफ करता था, चलाता भी था, सब करता था, दिन रात लड़ाई झगड़े में खड़ा रहता था। बाद में उन्होंने हाथ से कोड़ ली। अब उसका 20 ईयर्स गया। तो दोस्तों अगर अपने आप हम कुछ करेंगे या आप कुछ करेंगे तो 2% 4% जो भी करेंगे आपका होगा, और किसी छलावे के चक्कर में फंस जाएंगे कि ये आदमी हमारे लिए ये कर देगा, तो आपका नुकसान होना ही होना है। क्यों कि पैसे वाला आदमी अपने गुप्त ज्ञान को किसी से सीक्रेट, गुप्त ज्ञान को किसी को बताता नहीं। क्यों बताएगा, तो फिर आप भी उसके बराबर हो जाओगे। वो तो सिर्फ आपको किसी न किसी तरह मैनिपुलेट करके गलत इंफॉर्मेशन देके आपका उसने इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल यहाँ तक नहीं होता है, ये बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनीज में होता है। वो क्या करते हैं, कोई कारपोरेट कंपनी में कोई वर्कर है, अच्छा वर्कर लगा, उन्होंने कहा भाई कितनी उसकी सैलरी 6 लाख पर ईयर है। अरे शर्मा जी आपको आने जाने में परेशानी होती है, आप गाड़ी ले लो। दिला दी डाउन पेमेंट पे गाड़ी।
अब उसको मालूम पड़ा कि 50,000 में से 15,000 तो उसका किस्तों में चला जाएगा, बचे 35,000 में घर चला जाएगा। अब ये जॉब छोड़ नहीं सकता, जॉब छोड़ेगा तो कहाँ से किस्तें भरेगा, कहाँ से मकान की ईएमआई भरेगा। तो कुछ तो उसकी गलत एडवाइस ने उसको फंसा दिया, और दूसरा उसने जाके खुद ही गर्दन कटवा दी अपनी जाके। तो हमें अपनी एक आत्मनिर्भर सोच का विकास करना है कि हमें क्या चीज़ सूट करती है, और ऐसे हर ट्रैप से बचना। हमारे एक मित्र थे और मेरी उनसे मित्रता है, तो कुछ ऐसी सीट थी कि बहुत बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते थे। और लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी आपके पास बैठता है तो आप सोचो कि आपसे अपना काम करवा लेगा, आपका काम करने का तो मतलब ही नहीं। एक बार मुझे बहुत बड़े लोग, मैं बताया मैंने आपको कई बार, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ दिल्ली में, तो बहुत बड़े बड़े लोगों से मेरे संपर्क थे। जब तक उनका बच्चा पढ़ रहा होता था, मेरे से परफॉर्म कर रहा होता था और उन्हें मेरे से काम होता था, तो वो इतना झुक जाते थे। बड़े बड़े, बात कर रहा हूँ बड़े बड़े मंत्रियों की, गवर्नर्स की, आईएएस अफसर्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारपोरेट, सबकी। बोले आप, अरे सर मैंने की टाइम नहीं है, पढ़ा नहीं पाऊंगा भाई, मैं बिजी हूँ। अरे साहब रात को 10 बजे आ जाइए, 10 से 12 पढ़ाइए। मतलब उस टाइम कुछ भी कर लीजिए उनके साथ, कि उनका काम निकल रहा है तो कुछ भी करेंगे वो, और जैसे ही उनका काम निकला तो आपसे मुंह फेर लेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा चारा डाल रहा है और आपको मुफ्त में कुछ दे रहा है, तो आप सावधान हो जाइए। कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। उसके बजाय आप अपने सेल्फ एग्जिस्टेंस से, अपने विवेक से काम करेंगे तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे। हालांकि हो सकता है कामयाबी का लेवल थोड़ा छोटा हो, लेकिन वो स्टेबल होगा और परमानेंट होगा, और आप उसमें जो कर पाएंगे वो बेस्ट कर पाएंगे। तो होता क्या है कि एक तो जैसे बड़े आदमी के पास बैठेंगे, उसके जो खर्चे करने का ढंग है वो हम सीखेंगे। यार इसने 1,000 रुपये यहाँ उड़ा दिए, 2,000। अरे भाई उसके 50 लोग काम कर रहे हैं, वो अगर पी के भी बैठा हुआ है ऑफिस में, तो 50 लोग उसे कुछ ना कुछ शाम तक कमा के देंगे और उसका खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन आप एक यूनिट है, इकाई है, क्योंकि आपकी कोई टीम नहीं है, आपका वक्त वैसे ही खराब चल रहा है, और जाके वहाँ अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, उन्होंने 20-20, 30-30 साल एक जगह पर लगा दिए, वो खाली लालच में, और बाद में हाथ क्या लगा उनके? जीरो, कुछ भी नहीं। ऐसे ही मेरे भी साथ हुआ कि एक घटना घटी, और ये सबके साथ घटती है। तो रिच आदमी की क्या होती है, सबसे पहले रिच आदमी की कोई वैल्यूज नहीं होती। वो बोलेगा कुछ, कहेगा कुछ, और उसका टारगेट कुछ और जगह पे होगा। जैसे गांव के समाज वगैरह में चले जाएं हम, यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी होता है कि किसी के घर में डेथ हो गई, और बेचारा वैसे ही गरीब है, डेथ हो गई, अब लोग इकट्ठे होके बैठ गए। अब एक आदमी लैंडलॉर्ड है, वो भी बैठ गया, अरे यार माँ खत्म हो गई, बड़ा दुख है हमें, यार कैसे 13वीं वगैरह तो भारी कर दे यार, मुक्ति हो जाएगी इसकी। वो सामने वाला बोला पैसा नहीं है मेरे पास साहब, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो शांति पाठ करके काम चला लूंगा। ना ना ना, 13वीं तो भारी करनी है जी, अगर भारी पूजा पाठ नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बोले पैसा ही नहीं है जी। अरे पैसा मेरे से ले ले, कितना है, कितना चाहिए, मेरे पास है। अब वो इनडायरेक्टली ये देख रहा है कि इसके पास खेती कितनी, बस वहीं से उसने सीडिंग करनी शुरू कर दी। फीडिंग और सीडिंग दोनों हो गई। खाना भी खिला रहा है उसको, बस चिंता ना करो, दे देंगे, 1-2 साल में चुका देना। अब वो इतना हैवी लोन अमाउंट उसको दे देगा कि वो 2-4-5 साल में तो चुका ही नहीं पाएगा। अल्टीमेटली वो उस पर इंटरेस्ट लगाएगा, कुछ और लगाएगा, और उसकी खेती को समाप्त करके पी जाएगा। तो जिसने जिसने भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, तो उसके हाथ जरूर कहीं ना कहीं गंदे होते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा नहीं कमाया या मैं पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन इतना मेरे हाथ कोई गंदे नहीं है, मेहनत से कमाया तो उतना ज़्यादा नहीं है, 4 से 10 करोड़ में आके अटक गए। लेकिन जिसने 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़, उसने कोई ना कोई उसके कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब ऐसी घटनाएं ऐसे घटती हैं कि जैसे कोई रिच आदमी है, उसने देख लिया यार ये पेट्रोल पंप रोड पे है, मुझे चाहिए। अब पेट्रोल पंप वाला बोला भाई मैं क्यों दूंगा आपको, मेरा चल रहा है, बढ़िया खर्चा पानी चल रहा है। अब उससे ज़्यादा बड़ी मछली आ गई। अब वो वहीं से उसके पीछे लग जाएगा, अचानक उसके पेट्रोल पंप पर अटैक हो जाएगा, अचानक उसके पेट्रोल पंप पे इंस्पेक्टर आके छापा मार देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसके साथ नेगेटिव घटनाएं घटने लगेंगी। अब वो रिएक्शन हो रहा है, वो अब दूर से बैठा वही करवा रहा है और वही देख रहा है उसको। बोले अरे यार चल नहीं रहा तो उसको हटा दो यार, क्यों चक्कर में पड़े हो, कि यार कस्टमर नहीं मिल रहा है, चलो मैं ले लेता हूँ। इस तरह से आपके की बाइंग हो जाती है। तो पैसे वाले लोगों को आपसे क्या ज़्यादा आता है, सवाल इस चीज़ का है, जो आपको नहीं आता। उन लोगों को मैनिपुलेट करना आता है, आपको मैनिपुलेट करना नहीं आता, क्योंकि आप गरीब आदमी या सीधा आदमी या थोड़ा हल्का आदमी, वो भगवान का आदमी होता है डायरेक्ट, उससे कोई ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा भी रिच है तो उसका सीधा फंडामेंटल होता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाओ। इसके अलावा दूसरा उसका कोई एम नहीं है। कोई नए एम्प्लॉय जाते हैं किसी बड़ी बड़ी कंपनीज में, जो नए नए यंगस्टर्स जाते हैं, उनको वो इतना ड्रीम और इतना सपना दिखा देते हैं कि आप ऐसा करो, इतना करो, उतना करो। तो बेचारे बुरी तरह लग जाते हैं, 4 से 8 महीने साल भर काम करते हैं, अपना दम तोड़ देते हैं, कुछ करके भी दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही उस रिच आदमी का बिजनेस सेटअप में आएगा तो बढ़िया से आदमी को कीप कर लेगा 25,000 रुपये में, और जिसने मेहनत करी है उसको। लेकिन जब वो ज्वाइनिंग करेगा उस टाइम उसको मोबाइल पकड़ा देगा, सब चीज़ें पकड़ा देगा, बोलो चलो काम करो। लेकिन वो मोबाइल की सिम कार्ड इतना क्लेवर होते हैं कि मोबाइल की सिम कार्ड भी उस मालिक के नाम होगी, ताकि जब भी छोड़ो आप तो आप कोई डाटा का भी मिसयूज नहीं करो, क्योंकि ये सारे डाटा के खिलाड़ी होते हैं। आप लोगों को अभी शायद डाटा का खेल नहीं पता है। जैसे पैन इंडिया का डाटा होता है, पूरे इंडिया के एक आदमी का आधार कार्ड का डाटा होता है, वो डाटा के खिलाड़ी हैं। उन्होंने आपसे मार्केट करा लिया, मार्केट करने के बाद कस्टमर को डायरेक्ट आपसे लिंक कर लेंगे और धीरे धीरे आपको बिल्कुल पपेट बना के रखेंगे। अभी मेरा कुछ बिजनेस करता हूँ मैं, तो काफ़ी कोरियर वाले लड़के आते हैं, तो उनकी बाइक्स में जीपीएस सिस्टम लगा होता है। वो एक चीज़ की हेराफेरी नहीं कर सकता, उसकी बाइक कितनी चली है, उसके हेड ऑफिस में जीपीएस सिस्टम से लोकेट होकर आ जाता है कि आज ये बाइक इतने किलोमीटर चली है, उसी हिसाब से पेट्रोल की बिलिंग आ जाती है। तो वो आपके करियर के बारे में चिंतित नहीं है, वो केवल अपने सेल्फ के करियर के बारे में चिंतित है। और आपको लगेगा ऐसा उसकी बातचीत से, अरे आप करिए, मैं आपको इतना बढ़ा दूंगा, मैं आपको ऐसा कर दूंगा, मैं आपको ऐसा कर दूंगा। और काफ़ी सारे यंगस्टर्स, कभी कभी तो बड़े लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत सावधान रहना है कि ये सब चीज़ें आपके मन में कच्चे लालच पैदा करती हैं, ग्रीड पैदा करती हैं। उतनी देर बैठ के आप कोई अपनी स्किल बढ़ाओ, जितनी देर उसकी चमचागिरी करने में या उसके आसपास घूमने में या उसकी गाड़ी में घूमने में जो समय हम नष्ट कर रहे हैं, उतनी देर हम अपनी स्किल को बढ़ाएंगे तो हम भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। बस केवल आपको वॉच ये करना है कि वो कैसे इन्वेस्ट करता है, वो लोगों को कैसे डील करता है। आपने वैसा नहीं बनना है, आपने तो रिच बनना है थोड़ा ठीक रास्ते से। तो ठीक रास्ते से रिच इसलिए बनना है कि उसमें जो है पाप की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा जितने भी ऐसे रिच लोग हैं, इनके यहाँ दिवाली वगैरह पे, होली पे बहुत बड़ी मात्रा में गिफ्ट बेचे जाते हैं। कि जिसका जैसा लेवल है, कोई कैलेंडर बांट रहा है, कोई स्वीट्स भेज रहा है, कोई बड़े बड़े गिफ्ट भेज रहा है, यानी इतने गिफ्टिंग करते हैं। अभी
आपने एक देश के बहुत बड़े ग्रुप का नाम सुना होगा जो इस समय मुंबई में जिनका मकान है, इशारे से समझ जाएंगे आप। तो उन्होंने एक आदमी को, उनके वर्कर को 500 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। हम लोग 100-200 रुपए की बात करते हैं, 500 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट। तो क्या उन्होंने ऐसे ही गिफ्ट कर दिया होगा? लेकिन गिफ्ट कर दिया है तो उसका पूरा खानदान उनकी पैर चप्पी में लगा हुआ है, दिन रात उनके लिए काम हो रहा है, वो काम कर रहा है, उसकी वाइफ उनके लिए काम कर रही है, रात में सो नहीं सकते। तो अमीर आदमी अगर आपके ऊपर 1 रुपया खर्च कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये देखेगा कि मैं इससे 1000 रुपया कैसे कमाऊंगा। तो वो आपके इंडिपेंडेंट अस्तित्व को नहीं बढ़ने देगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, करो, लेकिन नौकरी जब करो तो अपनी स्किल की दम पे करो कि भाई ठीक है, मैं 50,000 रुपये महीने का आदमी हूँ, मैं अपनी स्किल को और बढ़ाऊंगा, टैलेंट को और बढ़ाऊंगा और 60,000 की करूंगा, और टैलेंट बढ़ाऊंगा तो 70,000 की करूंगा, और टैलेंट बढ़ाऊंगा तो 12 लाख के पैकेज पे जाऊंगा, 24 लाख की। कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि उसमें हम अपनी काबिलियत बढ़ा रहे हैं। हम कोई मोनोपोली या डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, चमचागिरी नहीं कर रहे, हम अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं। चमचागिरी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गलत बोलें, लेकिन हम मेंटली ये अलर्ट रहें कि कोई हमारा कहीं मिसयूज ना कर ले। कई बार क्या होता है कि आप तो फील्ड में दौड़ रहे हैं, उसने आपको एक टारगेट दे दिया, मैंने कहा आपको फील्ड में ये काम करके आना है। अब उनका काम क्या है, वो खाली थिंक कर रहा है, वो केवल ऐसे आइडियाज पे वर्क कर रहा है। उसमें और हम रिच और गरीब में क्या फर्क है? गरीब आदमी मजदूरी करता है, दिन भर कमाता खाता है, शाम को दारू पीता है, सो जाता है, सुबह फिर उसे अपने बच्चों के लिए पैसे की व्यवस्था करनी। और एक आदमी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ये सोच रहा है कि मैन पावर को मैं कैसे यूज करूं। यही उसमें और आप में फर्क है कि मैन पावर को यूज करके उस मैन पावर से मैं पैसा कैसे कमाऊं, ताकि मेरा घर परिवार या मेरे बिजनेस सेटअप जो भी है वो ठीक रह सके। अब आपने देखा है, आपने बहुत तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, तो पैसे वाले बड़ा रिसर्च वाले बंदे होते हैं और खुद नहीं कर पाते तो रिसर्च के लिए और लोगों को हायर किया होता है कि पैसा ऐसी चीज़ है कि एक से एक विद्वान आदमी आपके पास आ जाएगा। तो आप जब भी लक्स साबुन का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, पुराने ज़माने में आता था, हमारे ज़माने में, आपके टाइम पे तो नई नई ये लड़कियां आ गई हैं। तो वो बेचेगा साबुन, दिखाएगा नंगी लड़की। अब आपको क्या है कि हम लोग बड़ा वासनापूर्ण है, तो हम उस नंगी लड़की को देखेंगे, विजन करेंगे, अरे ये तो साबुन लगा रही है, गोरी हो गई। अब उसी टाइम वो लक्स साबुन, उसी टाइम संतूर साबुन, उसी टाइम वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक कर गया। तो वो आपको घुमा घुमा के ये देखता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे कंट्रोल कर लें, ताकि जब भी हमारे मुंह से आवाज़ निकले तो बोले साहब जी, साहब जी। तो साहब जी कितना ही करना आप, लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। कि साहब जी जब बनाएगा तब इंडिपेंडेंट होंगे, साहब जी जब नहीं बनाएगा तो आप फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। यही बड़े बड़े लोगों का हाल है। तो वो अपने आपको अपने कर्जे, बैंक लोन वगैरह करा के अगर हायर पैकेज पे हैं तो वो आपको अपने रैकेट में फंसा ले। अभी मेरे पास एक आदमी था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में था, उसकी सैलरी थी 75 लाख प्रति वर्ष, 75 लाख पर एनम, 12 से भाग कर दो तो 6 लाख रुपये महीना। अच्छी पोस्ट पे था, एयरपोर्ट के पास उसका मकान था दिल्ली में, एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर इधर बसंत कुंज में। और उसने भी जब सोचा सैलरी तो बढ़ी गई है, तो उसने बड़े बड़े डिसीजंस ले डाले। अब मालिक तो इसी मौके की तलाश में रहता है, इसका ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा था। तो देखो उसने कैसे इनडायरेक्टली मारा, पहले इसको बहुत हायर पैकेज पे ले गया, 1 साल तक 75 लाख रुपए भी दिए, नेक्स्ट ईयर इसको किक कर दिया। अब उसने सारे जो ड्रीम्स देखे थे वो 75 लाख रुपए के हिसाब से देखे थे, अब वो आदमी 5 लाख रुपए सालाना के लायक नहीं था। अब उसका मानसिक संतुलन खो चुका था, पागल टाइप होकर बैठा रहता था कुर्सी पर, उसकी वाइफ उसका इधर उधर इलाज कराती घूमती थी और कोई सॉल्यूशन नहीं था उनके पास, क्योंकि लोन अमाउंट इतना ज़्यादा था, बड़ा घर, बड़ी चीज़ें, बड़ी गाड़ी, अच्छे कुत्ते। तो कभी रिच को देख के आप नकल ना करें, रिच माइंडसेट रखें, अमीर बनने का इरादा रखें
और वो लोग कैसे कैसे करते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस फील्ड में काम करते हैं, किस तरह से पैसा कमाते हैं, वो सारा सीखो आप। लेकिन किसी अमीर आदमी की एडवाइस पर आप कोई एक्शन न लो। अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई, कुछ मेरा डिस्प्यूट चल रहा था कहीं, तो हमारे बहुत क्लोज लोग हैं, वो भी रिच हैं काफ़ी, तो वो हमारा एंटी पार्टी था, तो वो हमारे दोनों रिलेटिव्स उसको लेके आए, बोले अरे आप फैसला कर लो, ये पैर छू रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। मामला 4 करोड़ के लगभग का था। अब उन लोगों ने ऐसा तमाशा किया, ऐसा नाटक किया, और बोला ठीक है आप इतना ले लो, फैसला हो गया। तो देखो, एक रिच आदमी ने रिच आदमी का लॉक खोला और हमें उसने नुकसान में भाईबंदी के नाम पर डाल दिया, क्योंकि उसको पता है यार मेरा 10 करोड़ का लेवल है, तो ये मेरे पास तो 50 करोड़ का उसका लेवल है, उसका ये 50 वाला काम आएगा, 10 वाला कहाँ काम आ रहा है। हमारे घर के लोग, हमारी माँ ने सोचा कि यार चलो ये ठीक डिसीजन कर दिया भाई, अपने लोग आए हैं। मैंने कहा देखो, मैं सिर्फ झगड़े को अवॉइड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस डिसीजन में यस कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, लर्नेड आदमी हूँ, अपना कुछ और देखूंगा। तो उन लोगों ने मतलब, तो रिच हमेशा रिच की हेल्प करेगा, गरीब आदमी को डिच में डालेगा। यानी जो गरीब आदमी का मतलब जो उससे छोटा है, उसका कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपनी पैनी लूज नहीं करेगा, क्योंकि वो पैनी पैनी जोड़ के ही तो अमीर बना है। तो आपको पैनी कहाँ से दे देगा। बस यही है कि उसके पास एक टेक्नोलॉजी होती है कि जब उसे किसी से काम पड़ता है, तो एक साइकोलॉजी में टर्म ये होता है, फील इंपॉर्टेंस फैक्टर। किसी भी आदमी से बोल देगा अरे साहब आप तो मेरे बचपन के दोस्त हो, आप तो मेरे रिलेटिव हो, या आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, तो उसके पास एक एप्रिसिएशन की आर्ट है। आप बहुत लंबे तगड़े हो, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप पर पूरा विश्वास है। और गरीब आदमी या जो मिडल वाला आदमी है, लोअर, वो बड़ा ईमानदार होता है, वो उनके ट्रैप में बड़ा आसानी से फंस जाता है। तो उन्हें किसी चीज़ का, पहले वो आपको फैसिलिटीज देके एडिक्ट बनाएंगे, और एडिक्ट बनाने के, जब आप एडिक्ट हो गए, तो सेकंड टाइम आपको गुलाम बना लेंगे। तो रिच आदमी कोई भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप सावधान हो जाइए कि आगे चल के कहीं ना कहीं अपना दाव चलेगा, क्योंकि इसे अपनी पैनी चाहिए, अपना सिक्का चाहिए। आपका सिक्का बने या आपका सिक्का मिटे। मेरे साथ कई लोगों ने इस तरह से ऐसे इंटरफेयर किए हैं मेरी लाइफ में, और जो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हें नहीं समझ पा रहे कि इनकी चाल क्या है, लेकिन मैं उस चीज़ को गहराई से समझता हूँ। और बाद में और जब आप उस रिच आदमी से डीलिंग करोगे, तो बस वो यही कहेगा अच्छा अच्छा काम करो, नाम करो, अच्छे अच्छे काम करो, ईमानदारी से चलो। और मैं तो शुरू से ही ईमानदारी से चला, और उसमें ऐसा हुआ, उसमें ऐसा हुआ। वो बाद में उसके तंत्र को, आप तंत्र के अंदर स्टडी करेंगे जाके, तो मालूम पड़ा कि वो किसी रिश्वतखोरी के माध्यम से आगे बढ़ा। अब धीरू भाई अंबानी का ले लो, ठीक है, उनका क्या था कि और लोग तो इतना नहीं बढ़े उनका गवर्नमेंट से लाइजन बहुत अच्छा था धीरू भाई अंबानी का। तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बड़े बड़े मिल जाते थे, क्रेडिट मिल जाता था। आपको कोई 2 रुपये क्रेडिट नहीं देगा, उनका हजारों करोड़ का क्रेडिट था। बैंकर्स मिले हुए थे, गवर्नमेंट के लोग मिले हुए थे, और ज़्यादा तो नहीं बोल सकता मैं इस जगह। और धीरू भाई का विकास हुआ। तो पहले क्या है कि वही चीज़ है ना, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, उनका क्या होता है कि थोड़ा फ्री बांटने की टेक्निक होती है चीज़ों को। और उससे क्या होता है कि जो उनसे छोटे लेवल का आदमी है, वो सोचता है कि ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड, दैट रिच मैन इज वेरी काइंड हार्टेड। लेकिन वो बहुत ही गुप्त रूप से आप पर अटैक करता है, गुप्त रूप से आपको इंटॉक्सिकेटेड बना देता है। अभी मेरे यहाँ एक मेरा जानने वाला है कोई, तो उसकी किराने की दुकान है। तो इतनी बड़ी दुकान है कि 25 लोग काम करते हैं उसके यहाँ। उसका नौकर कभी भागता ही नहीं, और लोगों के नौकर भाग जाते हैं, वो परेशान होते हैं। तो उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी ये है कि 25 लड़के उसके यहाँ काम कर रहे हैं, उसको ये पता है कि मेरा कौन सा वाला लड़का कौन सा नशा करता है। शाम को जब 8-9 बजे दुकान, जब 25 लड़के काम कर रहे हैं, दुकान भी इमेजिन करो बहुत बड़ी होगी, सारा माल बाहर पड़ा रहता है। फिर वो अंदर डाला जाता है। जैसे ही दुकान बढ़ाई जाती है जब, तो उसको पता है पौए वाले को पौआ मिल जाता है, भांग वाले को भांग मिल जाती है, चिलम वाले को चिलम मिल जाती है, और सैलरी अलग। अब लड़के
तो रिच आदमी को सारे लड़के खुश रहते हैं, उसके यहाँ काम करते हैं और रात में वो उसी के टीन के नीचे सो जाते हैं, सिक्योरिटी भी रहती है रात में। तो पैसे वाला ही नोज हाउ टू यूज योर पावर्स, आपकी पावर्स को टेप कैसे करना है। जैसे नल से पानी लगाते हैं, टेपिंग बोलते हैं इसको। तो वो आपको उसको पता है कि मैं कैसे इसकी पावर्स को टेप कर लूँगा। बस वो पावर्स को टेप करके आपसे सिंह साहब, राजा साहब करके बात करेगा, लेकिन वो नीचे नीचे आपको ग्रो नहीं करने देगा। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की पॉलिसी है। अभी इंडिया में ये हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया में आ रहे हैं। ये पोजीशन होने वाली है, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि 2-3 लाख किराना स्टोर्स, अपने यहाँ एक इकोनॉमी होती थी, हर गली मोहल्ले में किराना स्टोर होता था। अब मसाले बिक रहे हैं ई कॉमर्स के माध्यम से, सब चीज़ें ई कॉमर्स के माध्यम से, डिस्काउंट ये वो उन्होंने इतने उसमें लगा रखे हैं फीचर्स। तो हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केट था, जिससे हमारे कंट्री की इकोनॉमी चलती थी, उस इकोनॉमी को तोड़ दिया। अब कस्टमर को बड़ा उन्होंने ऐसी ई कॉमर्स कंपनियों ने बहुत मैनिपुलेट करके हैंडल किया। डिस्काउंट देंगे, प्राइस कम मिलेगी, मार्केट से 10% कम है। अब हमारा इंडिया का जो बिजनेसमैन था वो 10-20% पे ही काम करता था बेचारा, जिसमें ड्यूटी करता है दिन भर। लेकिन उनके यहाँ क्या है कि उन्होंने इंडिया से ही इंडिया के लोगों को हायर किया। जैसे अंग्रेज लोगों की पॉलिसी होती है ना, तो अंग्रेज क्या पूरे भारत से लड़ सकते थे कभी? लेकिन पहले बड़ा प्यार से स्वीट ईस्ट इंडिया कंपनी ये वो करके धीरे धीरे उन्होंने सिस्टम में घुसे और सिस्टम को समझा, और समझने के बाद उन्होंने इंडिया से आर्मी बनाई, इंडियन को इंडियन से लड़ाया। तो धनी आदमी जो होता है, जो कारपोरेट कहता है, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर होना अच्छी बात है, वो आदमी को एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर ही हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसी हुक एंड क्रुक चालें यूज नहीं करता। जब भी आप हुक एंड क्रुक जाएंगे तो वो क्या करते हैं कि किसी भी आदमी को इतना अपने नेट में फंसा लेते हैं। अब ई कॉमर्स कंपनी है, उनके यहाँ आपको मार्केट में कुछ चीज़ महंगी मिलेगी, उनके यहाँ सस्ती मिल जाएगी। अब कस्टमर बिदक गया। अब वो क्या कर रहे हैं, इंडिया से ही खरीद रहे हैं और इंडिया में ही बेच रहे हैं। अपना मार्जिन है, मार्जिन कहाँ जा रहा है? अमेरिका में जा रहा है। तो ये अमेरिकन माइंडसेट क्या है? वही माइंडसेट है जिसकी बात कर रहा हूँ। वो पहले किसी भी चीज़ को चारा डालते हैं। चारा डाला, आप चारे के रैकेट में फंस गए। अरे बेजोस जो अमेजोन का मालिक है, वो कहता है घर पे बैठ कर डिलीवर करेंगे। अब आपने कहा यार दुकान मार्केट तक जाना है लेने, तो क्यों मैं मार्केट तक जाऊं? तो उन्होंने उस लूप होल को पकड़ लिया। तो ऐसे कोई भी रिच आदमी जो आपकी सराउंडिंग में है, वो आपके लूप होल को पकड़ता है कि आप में कमी क्या है, मैं आपको इमोशनल कैसे अपने कांटेक्ट में लाऊं। और जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में टच में आए, उसने उसी इमोशन को लेके आपको ब्रेक कर दिए। तो वो अपने लालच के लिए, अपने थोड़े से लालच के लिए आपका पूरा करियर भी खराब कर सकता है। हाँ, एक चीज से बहुत डरता है, स्किल्ड आदमी से बहुत घबराता है कि जिसका स्किल उसके लायक है, कि जिसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा, तो उसके वो पैर भी पकड़ेगा। और छोटे छोटे आदमी, अभी मैं किसी से मेडिसिन वगैरह का व्यापार करता था, तो मैं उसकी सेलिंग टाइप कर लेता था। यहाँ मेरा मार्केट ही बन गया था। तो मैंने उससे बोला था, कमिटमेंट लिया था मैंने कि देख भाई, दूसरे को सामान नहीं देगा तू। थोड़े दिन बाद उसने वो सारे डायरेक्ट मार्केट में लगा दिए सामान। मैंने उसको फ़ोन किया, पूछा मैंने, भाई क्या दिक्कत है? बोले अब तो हमने सारी इसकी राइट्स बेच दिए हैं किसी को। अब राइट कुछ नहीं बेचे हैं, कुछ 2-4 लड़के रख लिए हैं, वो ऑनलाइन अपना करते रहते हैं। मेरा तो नुकसान हो गया। और मैं सोचता रहा कि मेरी एक दोस्ती बड़े आदमी से, ये मुझे कुछ सपोर्ट करेगा तो मैं थोड़ा सा काम बढ़ा दूंगा, इसे ही फायदा होगा। लेकिन है क्या कि उसने केवल अपना फायदा देखा। उस दिन से दोस्तों मैंने ठाना कि अब मेरे पास हेयर ऑयल की कंपनी है, हेयर ऑयल कंपनी का मालिक हूँ। तो मैंने कहा जो करूँगा, जितना करूँगा अपना करूँगा, अपनी ब्रांडिंग करूँगा, अपने लिए काम करूँगा, 10 पीस बेचूंगा, 100 बेचूंगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपना सब कुछ है, क्वालिटी कंट्रोल है। तो यही है। तो कभी भी रिच आदमी के जाल में नहीं फंसना।
सिर्फ बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना है लाइफ में? अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना है, अपनी खोपड़ी को बहुत, क्योंकि खोपड़ी है ना, हमारे हाथ पैर हैं ये सब नीचे हैं, खोपड़ी सबसे ऊपर है, यही सब पर राज्य करती है। इसको डेवलप करना है ताकि ये काम की बने और हम जहाँ खड़े हो जाएं वहीं से पैसा बरसना शुरू हो जाए। तो मेरा इन सब वीडियोज बनाने का लक्ष्य है कि जो मार्केट में जिस तरह की सूचनाएं हैं और नए बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की हम मीटिंग देखते हैं, MLM कंपनी की, तो वो मालूम पड़ता है किराए की गाड़ी से एक आदमी आता है और रुक जाता है, बड़े से हॉल में मीटिंग होती है, ये सर हैं बॉम्बे से आए हैं, 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं, आप लोग मेहनत करोगे तो नेटवर्क में जो है बहुत ग्रोथ होगा और ये है वो है, आपको तमाम स्कीम बताएंगे। बोले अल्टीमेटली टारगेट क्या होगा? भैया आपको एक 5,000 रुपये की किट खरीदनी है। तो कैसे मैनिपुलेट किया? आपके माइंड को घुमा दिया। लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है, नॉलेजेबल है, रिसर्च बेस है, तो आप ऐसे किसी रैकेट में फंसने वाले नहीं। अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे कि हमारे काफ़ी करीबी दोस्त हैं वो, कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि कुछ लोग बहुत सारे शेयर्स खरीद लेते हैं, खरीद लिए उन्होंने, 10 करोड़ रुपया लगा दिया, उसके बाद वो यूट्यूब्स वगैरह के वीडियोस के माध्यम से बताते हैं ये वाला शेयर बढ़ने वाला है, ये वाला शेयर बढ़ने वाला है। तो 50-100 उन्होंने एजेंट टाइप लोग बनाए हुए हैं, वो यूट्यूब पे दिन बाद वो ये कंपनी बढ़ने वाली है, अब हम जैसे लोग उसमें लालच में पैसा फंसा देते हैं। जैसे ही पैसा फंसा उसके रुपए सीधे हुए, उसने खट मार्केट उसी दिन गिरना शुरू हो जाता है। वो आपका सारा पैसा खींच ले गया। ठीक है, अब आपका रिसर्च क्या करेगा, एनालिसिस क्या करेगा, आपका एल्गोरिथम क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आपकी बुक्स पढ़े तो अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो क्या करता है? वो ठीक है कोई बात नहीं, गिर गया तो चुपचाप बैठ जाएगा, और उसे पता है कभी ना कभी तो बढ़ेगा, जिस टाइम बढ़ेगा उसी टाइम पैसा निकाल लेगा। तो अभी आपको इंडियन शेयर मार्केट में लाखों करोड़, 40-50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कौन मरा? कोई रिच आदमी थोड़ी मरा। ऐसा थोड़ी है रिच वाले ने कार बेच के साइकिल पर चलना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे इन्वेस्टर थे, लाख, 2, 4, 5, 10 लाख वाले, ये मरे सारे। तो मार्केट एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, कोई भी मार्केट। और रिच आदमी भी बहुत बड़ा मैनिपुलेटर होता है, केवल दूसरे लोगों को घुमाना आता है उसको। तो आपके अंदर इतना परफेक्ट विजडम होना चाहिए, इतना विवेक होना चाहिए कि उसके बहकावे और जाल में नहीं फंसना, अपने हिसाब से जो हो सकता है। तो जब भी आप अपने पेस को देख के डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन आपका पक्का होगा। और किसी रिच आदमी की एडवाइस से कोई डिसीजन लोगे, सारे रिचेज खराब नहीं है, अच्छे भी हैं। तो अब जैसे टाटा है, हमारे बड़ा आदरणीय थे, टाटा का बड़ा रेस्पेक्ट होता था। अब टाटा हमेशा कहते हैं मैं छोटे से घर में रहता हूँ। टाटा 5,000 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे, अकेले आदमी थे। अब कंपैरिजन आप करो धीरू भाई अंबानी के परिवार से। धीरू भाई अंबानी के परिवार में 8-9 आदमी है और 50,000 स्क्वायर फीट में अगर रहते हैं तो एक हिस्से में कितनी पड़ी? तो जब इंटरनली और कैलकुलेटिव होकर सोचेंगे, गुणा भाग करके कि यार इसके बारे में जो बोला जा रहा है वो फैक्ट क्या है, जब फैक्चुअल्स पे जाएंगे, फैक्ट्स पे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। अदरवाइज रिच बनने का जो ड्रीम रिच लोग दिखाते हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो चलाता है उसको तो पता है मुझे 20, मेरे तो प्रोडक्ट बिक रहा है, 20 रुपये पीस मिलेगा, मेरे 1 लाख पीस बिक जाएंगे तो 20 लाख रुपया रोज हो गया। लेकिन जो नेटवर्कर बैग डाल के घूम रहा है मार्केट में, उसे क्या मिले? अभी कभी कभी मार्केट में मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ मैं, तो कई सारे नेटवर्क वाले मिल जाते हैं, बोले सर आपके घुटनों में दर्द है, ये वाली दवाई लो, हमारी कंपनी की ये दवाई लो, ये दवाई लो, ये बड़ा एडवाइस करते हैं। और इतने स्मार्ट हैं कि कभी कभी तो 40, 50, 60 साल के लोग भी वैसी बातें करते हैं, नहीं नहीं ये दवाई बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? इज द मैनिपुलेशन। ठीक है ना? अब देखो मैनिपुलेशन कैसे होता है कि एक अमेरिकन कंपनी थी, एमवे नाम सब लोगों ने सुना होगा। तो इंडिया में उसने नेटवर्क बनाए, नेटवर्क के थ्रू उसने प्लान दिए, आप डायमंड हो, आप प्लेटिनम हो, और ये है, लोगों ने कमाई भी करी। उसके बाद उसने जब खूब मार्केट को सैचुरेट कर लिया, उसने देख लिया कि इंडिया में इतने % लोग इस महंगे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, 10-5% लोग खरीदते हैं। उसने उठा के टीवी पे ऐड डाला
और डायरेक्ट मार्केट में आ गई। अब जिन जिन लोगों ने उसमें 20-20, 30-30 साल लगा दिए, अपनी किसी स्किल को डेवलप नहीं किया, उनका क्या हाल होगा, आप इमेजिन करो। तो रिच वर्सेस एथिकल, रिच और एथिकल बहुत कम है। हालांकि टाटा जी हमारे फिर भी रिच भी थे और काफी हद तक एथिकल थे, ठीक है ना। तो रिच, लेकिन 99.99% में आपको रिच आदमी कभी एथिकल नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको ब्लैक मिलर मिलेगा, वो इनडायरेक्टली आपकी गर्दन पकड़ने वाला मिलेगा। अब जैसे अभी बताता हूँ, इस समय बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है, अडानी, अडानी इंटरप्राइजेस, बहुत बड़ी कंपनी है। अब वो क्या करते हैं, वो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, उनका सीमेंट प्रोडक्शन है। अब उन्होंने देखा दूसरा राइवल पैदा होगा तो हमारे सीमेंट के सेल में फर्क आएगा, तो उन्होंने सीमेंट की जितनी भी कंपनियां छोटी मोटी सब खरीद डाली, कि चाहे बेंगूर बिके तो अपना है, डायमंड बिके तो अपना है, ये बिके तो अपना है, सब खरीद डाला उन्होंने। दूसरा क्या है कि उनके पास सेल्फ, उनका पोर्ट वगैरह बनाने का काम है, तो खुद के पास ही सीमेंट का कंजम्पशन बहुत होता है। तो इनका एक ट्रैप है, तो छोटे आदमी उनके ट्रैप में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह में जाओगे तो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह मिलते हैं, उन्होंने आपको प्लॉटिंग कर रखी है कहीं आसपास अनऑथराइज्ड एरिया में, अरे 2,000 रुपये महीना दो, 5,000 रुपये महीना दो, घर अपना। 99% वो चलता ही नहीं है, मालूम पड़ा कि जमीन अनऑथराइज थी। अब जो बहुत समझदार होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया होता है, तो मेरे एक मित्र हैं, बड़ा एनालिटिकल आदमी है, मुझे तो कोई एडवाइस लेनी होती है उनसे ही लेता हूँ, तो काफ़ी हद तक हर चीज़ में वो एनालिज्म रखते हैं और शुभ चिंतक हैं। तो मैं हमेशा कोई भी चीज़ करता हूँ तो उनसे एक बार उनका उनका व्यू जरूर लेता हूँ। तो आप लोगों को इस दुनिया में ऐसा ही है कि सब एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं। अब आपने अपने को बचाना है, बचेगा वही जो माइंड से स्मार्ट होगा। यानी माइंड से स्मार्ट कौन होगा, जो स्टडी करेगा। अब आपको एक आदमी ने ड्रीम दिखा दिया कि 2,000 रुपये महीना लगेंगे, 50 महीने की किस्त है, उसके बाद घर अपना हो जाएगा। अब वो दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है, वहां से कैसे आओगे, कैसे जाओगे, ये सब आप नहीं सोचते। तो वो रिच आदमी मैनिपुलेशन के थ्रू आपकी आंखों पे पर्दा डाल देता है। अब मैं छोटी जगह रह रहा हूँ, पहले तो बड़ी जगह से आया हूँ, तो मैं देखता हूँ अब क्या ट्रैप है। अब एक आप देखो ध्यान से तो आपके ऊपर ट्रैप चल रहा है, मोबाइल एक ट्रैप है। गरीब से गरीब आदमी के पास स्मार्टफोन है आज की तारीख में, वो कुछ भी कर लो स्मार्टफोन खरीदेगा ही, लोन से खरीदता है। अब लोन का ब्याज कौन खा रहा है, बैंकें खा रही हैं, एनबीएफसी कंपनी खा रही हैं। अब उसका बेचारे का 1-2 साल में खराब भी हो जाता है, फिर 10,000 12,000 का लेना पड़ेगा। दूसरा उसका क्या है, अब उसे मंथली 300-400 रुपये का रिचार्ज भी कराना है। तो कभी कभी कई लोगों को कॉल करता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ, नहीं पहुँचता, तो वो कहते हैं अरे साहब इनकमिंग चल रही है, अभी व्हाट्सएप बंद चल रहा है, नेट नहीं है फ़ोन में। क्यों नहीं है, रिचार्ज नहीं करा भाई। यानी 300 रुपये महीने का और बोझ डाल दिया गरीब आदमी पे। अब 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाले की बात अलग है, जो जो 3,000 रुपये महीना कमाता है, 2,000 कमाता है, उसके लिए तो 300 रुपये भारी है। लेकिन अब उसको भी स्मार्टफोन चाहिए। दूसरा क्या है कि नेट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दे दिया, तो लोग वीडियोज़ वगैरह बहुत देखते हैं। अब सबकी आदत पड़ गई, आदत पड़ गई, तो अब तो भाई 300 रुपये का रिचार्ज कराओगे। ये सारी कंपनियां ऑलमोस्ट बाहर की हैं या बड़े आदमियों की हैं, तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमारा पैसा वहाँ जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया ना कि पड़ोस के भी रिच आदमी के ट्रैप में मत फंसो, तो ऐसे ही बड़े बड़े ट्रैप चल रहे हैं, इन ट्रैप से सावधान रहो। और तो आप अपने अपने बुद्धि और विवेक से चलोगे तो आप ज़्यादा करो। जहाँ है जैसे हैं वहीं से पढ़ना शुरू करो, उसी कंडीशन से पढ़ना शुरू करो, ज़्यादा ट्रैप के लालच में मत आओ, ठीक है ना। कि बड़ा आदमी आपको ऐसा ड्रीम दिखाएगा। क्या करते हैं साहब, हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, अरे एक मकान बिक जाता है, 25 लाख बच जाता है। अब आपने कहा यार 3,000 रुपये की नौकरी कर करके 25 लाख तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाऊंगा, 10,000 की तो कभी नहीं। इनके साथ रहूंगा, कोई डील वगैरह होगी तो अपना एक बार में ही काम हो जाएगा। आप वहाँ चप्पल चटका रहे हैं, डील ढूंढते फिर रहे हैं, और जब डील आएगी तो डील ऊपर से ऊपर ही चली जाएगी। ये होता है।
तो इसलिए जहाँ पर हैं जैसे हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें, छोटे छोटे एफर्ट्स करें, मन बड़ा रखें, पैर हमेशा जमीन पर रखना है और मन आसमान पर रखना है। और जैसे जैसे जब होता चले वैसा वैसा आप झटका लेते जाओ और आप बढ़ते चले जाओ। लेकिन रिच आदमी की कभी ज़्यादा कोई ड्रीमिंग जो दिखाता है वो ज़्यादा, वो आपको 99.99 फेक मिलेंगे। आज वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाना था, बन गया इस पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और आपको भी बहुत अलर्ट रहना है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जाके दूसरों की जगह बैठे हैं दिन भर। उनको लगता है यार हम रिस्क के पास बैठे हैं। अरे भाई तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम अपना काम करोगे तभी तो तुम्हें कुछ मिलेगा। ऐसे ही पॉलिटिशियन के पास चले जाओगे तो वहाँ भी 100-50 आदमी जो है शाम को बैठे हुए मिलेंगे आपको उसकी कोठी पे। उनको क्या मिल रहा है? क्या वो नेता है? नेता बन गए? शाम को उन्हें खाना पीना मिला, थोड़ी सी दारू पी ली, ठीक है, वो उनका मिसयूज कर रहे हैं। तो यही चीज़ है। कोई भी पॉलिटिशियन वगैरह आपको देखेंगे, अब तो खैर काफ़ी सुधार हुआ है राजनीति, नहीं तो सबके पास बहुत बड़े बड़े इनकम के सोर्स होते हैं। ये इलेक्शन कहाँ से लड़ेगा? एक इलेक्शन होता है तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? कि वही है कि पॉलिटिशियन क्या करता है? पावर गेम करता है। वो सोचता है पैसा भी हो और पावर भी हो। पैसा जब आदमी के पास बहुत हो जाता है तो फिर वो पैसे के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है यार पावर भी आनी चाहिए। अब पावर के लिए उसको आदमी चाहिए, आदमी चाहिए तो उसके लिए उसको सीट चाहिए। तो पावर गेम के लिए वो सीट अचीव करते हैं। गुड इवनिंग।